तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, जैसा कि बाहर आई हुई है। मध्य प्रदेश कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है। इसके बाद में एमपी एएसआई एलडीसी का एग्जाम होगा, उसके बाद में एमपी एसआई का एग्जाम होगा और फिर से कांस्टेबल की वैकेंसी आएंगी, है ना। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए जितनी भी मध्य प्रदेश की भर्ती होने वाली है पुलिस की, उन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनके त्योहार एवं उनकी विशेषताएं, जहां से प्रश्न लगातार बन रहे हैं आपके एग्जाम में। लेकिन ये प्रश्न क्या है, किसी को याद नहीं रहते हैं। ये प्रश्न थोड़े से कठिन टाइप के होते हैं ना, तो याद नहीं होते, लेकिन हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहे हैं। तो कई बार लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर ये वीडियो करवा दीजिए, मध्य प्रदेश की जनजातियां करवा दीजिए, हर शिफ्ट में आ रहा है। तो आज हम आपके लिए मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके बारे में डिटेल जानकारी लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, जितने भी नए टॉपिक एप्टेक पूछ रहा है, उन सभी नए टॉपिक पर हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। आपने देखा होगा, परियोजनाएं, मेगावाट, मेले, बांध की ऊंचाई, लंबाई, इन सब पर हम वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, तो चलिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे डेली एग्जाम एनालिसिस जो हम करवा रहे हैं वो भी आपके पास में पहुंचता रहे और नई जो स्पेशल वीडियो आ रही है वो भी आपके पास में पहुंचता रहे। आज सुबह भी दोनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हमने करवाया है, आप लोग देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। देखिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, जिन लोगों का आगे एग्जाम लगा हुआ है या फिर जिन लोगों का भी एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम बाकी है और तैयारी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन चाह रहे हैं भाई एग्जाम देने जाएं और अच्छे नंबर लेकर के आएँ, तो अभी भी आपके पास में मौका है। आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में 3 से 4 दिन का भी समय है तो भी आप अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं, अगर 6-6 घंटे इन नोट्स को कंप्लीट करके जाएंगे। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब की कंप्लीट थ्योरी मिलेगी, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सारी मैराथन की पीडीएफ मिलेगी और जो भी स्पेशल टॉपिक करवा रहे हैं उन सब की पीडीएफ मिलेगी। साथ ही साथ में जितना भी एग्जाम एनालिसिस करवाया है हर दिन की पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। तो अगर आप उसको पूरा कंप्लीट करके जाते हैं तो आप आराम से अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। आज सुबह की एग्जाम एनालिसिस में भी देख लेना, अरविंद जी के 83 नंबर आए थे, 6 दिन उन्होंने तैयारी की थी। और आज शाम की एग्जाम एनालिसिस में 84 नंबर एक भाई के आए हैं, नाम उनका ध्यान नहीं है, अभी जा करके देख लेना। स्क्रीनशॉट भी हमने साथ में लगा दिया है, काफ़ी सारे प्रश्न भी उन्होंने भेजे हैं। ठीक है ना, तो अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। मात्र 179 रुपए में आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। ये 189 डला, 179। ठीक है, चलो इसके अलावा एमपी एसआई का जिसका एग्जाम लगा हुआ है, 8 से 9 सब्जेक्ट एमपी एसआई में पूछे जाएंगे इस बार प्री एग्जाम में। तो एमपी एसआई के कंप्लीट नोट्स ऑल सब्जेक्ट, नागरिक शास्त्र हो गया, हिंदी हो गया, पॉलिटी हो गया, आपका ज्योग्राफी, कंप्यूटर, इन सब के कंप्लीट नोट्स मात्र 199 रुपए में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये भी नोट्स आप लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। एएसआई एलडीसी 179 रुपए में ही मिलेगा। कैसे प्राप्त करना है, तो छोटी सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप इन नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस के नोट्स चाहिए तो 179 रुपए का पेमेंट एमपी पुलिस, एमपीएस, एएसआई एलडीसी के। ठीक है, एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो इसी पर आपको 199 का पेमेंट करना है। ठीक है, इन दोनों के नोट्स एक साथ में अगर आपको चाहिए तो दोनों के नोट्स मात्र 300 रुपए में दोनों के नोट्स जो है एक साथ में आपको मिल जाएंगे। तो जो भी नोट्स आपको चाहिए उतने का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर, देखिए 7052547003, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इसी पर आपको सेंड करना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, और जिन लोगों ने नोट्स ले लिए हैं भाई, आपको नोट्स के बीच में ही इसकी जो है ग्रुप की लिंक मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, उसी पर क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है ना। अलग से नहीं जोड़ा जाता है, उसी के साथ में आपको लिंक दी जाती है और कोई और उसमें ऐड भी नहीं हो सकता है। केवल जो लोग नोट्स लेते हैं उन्हीं को वो लिंक सेंड की जाती है। ठीक है, और वही लोग ऐड भी हो सकते हैं। तो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या दृष्टि, एक मिनट, मध्य प्रदेश, और ये प्रश्न पूछा गया, ये पहला वाला प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है। देखो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड, भील, कोल, सहरिया। तो भील आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भील सबसे बड़ी जनजाति है और अगर ऑल इंडिया की बात करते हैं तो बैगा सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है ना, तो देखो भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, जो मुख्य रूप से पश्चिमी जिलों, कहाँ पर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार में निवास करती है। और भील शब्द का अर्थ जो है वो धनुष से लिया गया है। प्रश्न यही पूछा गया था कि भाई जो है कौन सी गोंड जनजाति जो है ना, गोंड जनजाति जो है वो पूरे भारत में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और जो भील जनजाति है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो भील शब्द का अर्थ धनुष होता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए
आगे देखो, अगला प्रश्न देखो गोंड जनजाति वाला, ये इसका जो त्योहार है वो अभी पूछा गया था आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के ही एग्जाम में कि गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार कौन सा है? भगोरिया, नवाखानी, हलमा, सैला। तो नवाखानी जो त्योहार है वो गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, देखो देखो तो नवाखानी गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार है जो नया अन्न खाने के पहले मनाया जाता है। और उनके अन्य त्योहारों में देखो मड़ई हो गया, छेरता हो गया, मेघनाद हो गया, ये भी त्योहार जो हैं वो गोंड जनजाति के ही त्योहार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र क्या है जिसे बैगा चक भी कहा जाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट का जो क्षेत्र है ये बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, और इसी को हम बैगा चक कहते हैं। बैगा चक का अर्थ है जहाँ पर बैगा जनजाति के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो देखो बैगा जनजाति मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी और बालाघाट जिलों के बैगा चक क्षेत्र में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 देखिए, भील जनजाति का प्रसिद्ध पर्व भगोरिया किस अवसर पर गाया जाता है? 2 बार आ चुका है आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में, ये आपके एमपी एएसआई एलडीसी में भी आएगा और एमपी एसआई में भी आएगा, इसीलिए कह रहे हैं तीनों परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो दीपावली, होली, दशहरा, रक्षाबंधन, किस त्योहार के बाद में जो है भगोरिया उत्सव मनाया जाता है? सही आंसर होली हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में एनालिसिस में हमने आपको बताया भी था काफ़ी कुछ। देखिए, तो भगोरिया भीलों का एक मेला सह पर्व है जो होली से पहले झाबुआ और अलीराजपुर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर होता है? झाबुआ और अलीराजपुर में। इसे प्रेम का बाजार भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। नंबर 5 देखिए, कोरकू जनजाति मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल, भिंड, मुरैना, इंदौर, उज्जैन। तो होशंगाबाद और बैतूल के जो जंगल होते हैं, जो जिले होते हैं, वहाँ पर आपको कोरकू जनजाति देखने को मिलेगी। अब चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। तो कोरकू जनजाति जो है वो सतपुड़ा क्षेत्र के जिलों में, जैसे कि बैतूल हो गया, होशंगाबाद हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, खंडवा हो गया, यहाँ पर सर्वाधिक निवास करती है। आगे बढ़िए, अगला, किस जनजाति के जो निवास स्थान है यानी घरों के समूहों को फाल्या कहा जाता है? ये तो बहुत बार पूछा है, एमपीपीएससी का भी फेवरेट है ये। और देखो जितने भी आंसर हम आपको बता रहे हैं वो एमपीईएसबी ने जो माने हैं वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, एमपीईएसबी ने जितने प्रश्न अब तक, मतलब कई बार ये प्रश्न आए हुए हैं, आपको पता ही है, तो जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबकी आंसर की हमने डाउनलोड की है, जो फाइनल आंसर की होती है उसमें जो फाइनल आंसर माना है ईएसबी ने वही आंसर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अलग किताबों में अगर कुछ आपको अलग मिलता है, आप अगर उसको लगा के आएंगे तो भाई ईएसबी नहीं मानेगा। ईएसबी जो अपना मानता है, जो फाइनल आंसर की होती है, उसके आंसर को रीचेक करके वेरीफाई करके तब आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो बता भाई, घरों के समूह को फाल्या कहते हैं, किसके घरों के समूह को फाल्या कहते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा भील। भीलों के घरों के समूहों को फाल्या कहते हैं। देखिए, तो भीलों के घरों के समूह को फाल्या और उनके छोटे घर को कू कहा जाता है। कू और फाल्या ध्यान रखना भीलों से संबंधित है। और सहरिया के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलो नंबर 7, छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र की मुख्य विशेषता, जो मुख्य जनजाति है वो कौन सी है पातालकोट में जो निवास करती है? तो यह भारिया जनजाति। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा के पातालकोट के क्षेत्र में निवास करती है। चलिए देखिए, तो भारिया जनजाति जिसका अर्थ होता है ज्ञान का भार ढोने वाला, ठीक है, मुख्य रूप से छिंदवाड़ा पातालकोट में निवास करती है। यह मध्य प्रदेश की एक विशेष पिछड़ी जनजाति है, ये आपको ध्यान रखना है। पातालकोट ट्रेन भी चलती है, ध्यान होगा, ठीक है ना। अभी जो लोग वहाँ भोपाल जाएंगे एग्जाम देना, उसी से आना भैया, बढ़िया ट्रेन है और बढ़िया से टाइम पर भी मिल जाती है, आपको खाली आती है। ठीक है सर, आपको कैसे पता है? अपन को पता है यार, अपन आते जाते रहते हैं। चलो, मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति पीवीटीजीएस की सूची में शामिल नहीं किया गया है? बताइए किसको शामिल नहीं किया गया है? तो देखो, बैगा हो गया, भारिया, सहरिया, गोंड। सही आंसर है गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति को नहीं शामिल किया गया है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। देखो, मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां हैं जिसे पीवीटीजीएस में शामिल किया गया है। कौन सी? बैगा, भारिया और सहरिया को। गोंड, भील और कोल जो जनजातियां हैं वो इस सूची में नहीं है, ध्यान रखना है। नॉर्मल जो प्रश्न होते हैं जनजातियों के आपको याद रहते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम ढूंढ करके ले आए हैं। ठीक है ना, तो ग्रुप 4 में ये पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। सहराना जो है वो किस जनजाति के निवास स्थान को कहते हैं? तो सहरिया के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है, याद रखिएगा। देखो, सहरिया जनजाति जो उत्तर पश्चिमी जिलों में पाई जाती है उनके निवास स्थान को सहराना कहा जाता है। 10 देखो, गोंड जनजाति में दूल्हा देव की पूजा किस रूप में की जाती है? ग्राम देवता हैं, विवाह के देवता हैं, या फिर रोग निवारक देवता हैं, या फिर शिकार के देवता हैं? तो भैया जो दूल्हा देव है वो रोग निवारक देवता होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो देख लो, गोंड जनजाति में दूल्हा देव के लोग रोगों से बचाने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। आगे बढ़ो, देखो, गोंड जनजाति स्वयं को द्रविड़ भाषा के किस शब्द से जोड़ती है जिसका अर्थ पर्वत निवासी होता है? तो गोंड जनजाति खुद को कोंड शब्द से जोड़ती है। कोंड का अर्थ होता है कि पर्वत के निवासी, और ये द्रविड़ भाषा का शब्द है। आगे बढ़ो, देखो, गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु के कोंड से हुई है।
जिसका अर्थ होता है पर्वत। इसलिए गोंड स्वयं को पर्वत के निवासी मानते हैं और खुद को उनसे जुड़ा हुआ मानते हैं। अगला, किस जनजाति में कुपोषण की दर सर्वाधिक होने के कारण श्योपुर जिले को भारत का इथोपिया कहा जाता है? बताओ कौन सी ऐसी जनजाति है जो श्योपुर में पाई जाती है और उनकी कुपोषण की दर बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इथोपिया कहते हैं। बताओ। तो भील, बैगा, भारिया, सहरिया, तो सहरिया जनजाति है जिसकी कुपोषण की दर बहुत ज़्यादा श्योपुर में पाई जाती है। तो देखो, सहरिया जनजाति अत्यधिक कुपोषित और पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। इसका कारण यह है कि इनके मुख्य निवास क्षेत्र श्योपुर को भारत का इथोपिया कहा जाता है, इनकी वजह से ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ लो। देखो अगला, लमसेना या फिर लमझना विवाह, सेवा विवाह जिसे कहते हैं, किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो विवाहों से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ना। तो ये आपका गोंड जनजाति में फेमस है। कौन सा? लमसेना विवाह, या इसे हम लमझेना विवाह भी कहते हैं। देखो, तो गोंड जनजाति में लमसेना विवाह प्रचलित है, जिसमें वर वधु के घर रहकर सेवा करता है, फिर विवाह करता है। यह प्रथा भील और कोरकू में पाई जाती है। ये सही है, ठीक है। पहले घर पे जाओ, उनके माता पिता को खुश करो, उनकी सेवा करो बढ़िया से। अगर पसंद आ गए तो शादी होगी, नहीं पसंद आए, तुमने नखड़े दिखाए तो निकल लो। ठीक है, तो बढ़िया है। चलो अगला देखो, घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा जिसे हम युवाग्रह कहते हैं का संबंध किस जनजाति से है? कोल, भारिया, गोंड, बैगा। तो सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति से संबंधित है घोटुल प्रथा, युवाग्रह। देखो इसके बारे में कुछ आपको जानकारी देते हैं। देखो, तो घोटुल जनजाति गोंड जनजाति का एक सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र यानी युवा केंद्र है, युवाग्रह होता है, जहां अविवाहित युवक युवतियां मिलकर के रहते हैं और नृत्य गायन भी सीखते हैं। आगे बढ़िए। अगला, बैगा जनजाति से पूछा गया है, बैगा जनजाति के प्रमुख देवता बूढ़ा देव किस वृक्ष में निवास करते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया अभी आपके एमपी कांस्टेबल में, पर आपने कहीं सुना नहीं हो, क्योंकि याद ही नहीं रहते ना ऐसे प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा साल के। साल के वृक्ष में ये निवास करते हैं। कौन? बूढ़ा देव। और ये किसके देवता हैं? बैगा जनजाति के। चलो देखो, तो बैगा लोग साल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि उनके बूढ़ा देव इसी वृक्ष में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस जनजाति में दीपा या दहेज प्रथा, जिसे हम ब्राइड प्राइस के रूप में वधु मूल्य चुकाने की प्रथा है, कौन से ऐसी जनजाति है? तो ये आपकी भील जनजाति है। भील जनजाति में दीपा या फिर दहेज प्रथा चलती है। ठीक है, वधु का मूल्य चुकाया जाता है। इसमें क्या है? लड़के वाले देते हैं, मतलब दहेज। ठीक है, तो देखो, भील जनजाति में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य चुकाया जाता है, जिसे देपा या दापा कहते हैं। सही है, ठीक है। लड़की वाले नहीं देंगे, लड़के वाले पैसा देंगे। चलो, शादी करना तो पैसा दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे हम देपा या फिर दापा कहते हैं। इससे क्या होगा? आपको याद रहता है ना, इसलिए आपको थोड़ा सा मजाक वजाक कर देते हैं, जिससे याद रहता है। कोई मतलब बुरा नहीं मानना भाई, ठीक है। अगला, कोल दह का नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कोल दह का जो नृत्य है वो कोल जनजाति से संबंधित है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, तो कोल दह का नृत्य मध्य प्रदेश की कोल जनजाति का प्रमुख नृत्य है। कोल जनजाति मुख्यतः रीवा, सीधी, सतना और जबलपुर क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, तो अगला है गोंडों की उपजाति अगरिया, इसका मुख्य देवता कौन है? तो लोहासुर जो है वो गोंडों की जनजाति अगरिया का मुख्य देवता है। ये भी आपको ध्यान रखना, लोहासुर के बारे में बहुत पूछा गया है। तो ये गोंडों की उपजाति होती है अगरिया, उसके ये देवता होते हैं। ठीक है, चलो अगला है देव दशहरा। देव दशहरा त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये कोरकू जनजाति के द्वारा देव दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। आइए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो देखिए, देव दशहरा कोरकू जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो दशहरा के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, देखो, तो मध्य प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जैसे बेवार या फिर दहिया कहा जाता है। बेवार दहिया वाली शुरू में आई थी, आपको याद होगा है ना, जंगलों को काट करके। तो मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं, कौन सी जनजाति करती है? तो बेवार या फिर दहिया कहते हैं। बैगा जनजाति के द्वारा इस प्रकार की खेती की जाती है। देखिए, तो बैगा जनजाति के द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को बेवार या फिर दहिया कहा जाता है। बेवार लोग यानी बैगा लोग जो है अपनी धरती को माता मानते हैं और हल से जोतना पाप समझते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? बेवार खेती कहते हैं। अगला देखिए, चटकोरा नृत्य। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ये कोरकू जनजाति से संबंधित है चटकोरा नृत्य। आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य होता है। अगला 22 नंबर देखिए, भील जनजाति में सामुदायिक सेवा के लिए आयोजित होने वाला उत्सव कौन सा है? तो सामुदायिक सेवा के लिए जो उत्सव आयोजित किया जाता है उसे हलमा कहा जाता है, और ये भील जनजाति का उत्सव होता है, ध्यान रखना है। तो देखो, हलमा जो है वो भील जनजाति का एक अनूठा सामुदायिक उत्सव है, जिसमें गांव के लोग मिलकर किसी एक जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार की मदद करते हैं या फिर श्रमदान करते हैं, और इसी को हलमा कहा जाता है। अगला है, मेघनाद पर्व का संबंध किस जनजाति से है? तो मेघनाद पर्व जो है वो गोंड जनजाति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, गोंड जनजाति से मेघनाद पर्व संबंधित है। देखिए, तो मेघनाद पर्व गोंडों द्वारा रावण के पुत्र मेघनाद पर इंद्रजीत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो,
अगला है नंबर 24। नंबर 24 कह रहा है भारिया जनजाति का निवास स्थान पातालकोट किस जिले में स्थित है? तो पातालकोट की जो घाटी है वो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। अब पातालकोट की घाटी ऊपर से देखने पर किस प्रकार की दिखाई देती है? तो ये घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है। ये आपको प्रश्न कई बार पूछा गया है आपसे, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। तो पातालकोट छिंदवाड़ा में स्थित एक घोड़े की नाल के आकार की घाटी है जहां मुख्य रूप से भारिया जनजाति निवास करती है। 25 नंबर, बिहारी या फिर बियारू जिसे हम रात का भोजन कहते हैं किस जनजाति से संबंधित है? तो ये बैगा जनजाति से संबंधित है। बियारू बियारू तो आप अपन लोग भी कहते हैं ना, भैया टाइम हो गया बियारू कर लो, तो ये रात का भोजन होता है, बैगा जनजाति के लोग इसको कहते हैं, बैगा लोगों का ये शब्द है। तो बैगा जनजाति के भोजन का नाम सुबह का जो बासी भोजन होता है उसे बासी कहते हैं, दोपहर का जो पेय होता है उसे पेज कहते हैं, और रात के भोजन को बियारू या फिर ब्यारू कहा जाता है। ये प्रश्न आगे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है गोल गधेड़ो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो गोल गधेड़ो प्रथा किस पर्व से संबंधित है? तो ये भगोरिया पर्व से संबंधित है गोल गधेड़ो। ये प्रश्न पूछा गया है अभी अभी आपके एमपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है, अभी रिसेंट वाले में। तो देखो, गोल गधेड़ो भगोरिया त्यौहार का एक हिस्सा है जहाँ युवक युवतियाँ एक दूसरे के जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को चुनते हैं, इसे हम गोल गधेड़ो कहते हैं। नंबर 27, गोंड जनजातियों की उपजातियां जैसे कि प्रधान, ओझा, अगरिया किस आधार पर वर्गीकृत की गई हैं? तो ये व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत की गई हैं। कौन व्यक्ति कौन सा व्यवसाय कर रहा है उसके आधार पर प्रधान बनाया जाता है, ओझा बनाया जाता है और अगरिया बनाया जाता है। आज सुबह एग्जाम में प्रश्न आया था भाई, उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल में किस आधार पर मतलब उसकी वर्ण व्यवस्था की गई थी? तो ये प्रश्न आज सुबह पूछा गया था ना। तो जो वैदिक काल था उसमें कर्म आधार पर की गई थी, उत्तर वैदिक काल में जो है जन्म के आधार पर हो गई थी। तो एनालिसिस देखा कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं, है ना। चलो देखो, तो अब इसमें देख लेते हैं किसका कौन सा कार्य होता है। तो पुजारी जो होता है इसे हम प्रधान कहते हैं। ओझा का क्या काम होता है? झाड़ फूक करने वाला व्यक्ति ओझा होता है। अगरिया क्या करता है? अगरिया लोहे का काम करता है। ध्यान रखना, ये पूछा गया है अभी, शायद वन रक्षक में पूछा गया था कि भाई लोहे का काम करने वाले को क्या कहते हैं? अगरिया कहते हैं। ये सभी वर्गीकरण व्यवसाय पर आधारित है। आगे बढ़ो। अगला देखो, मामा और बुआ के लड़कों यानी कि ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह किस जनजाति में अत्यधिक प्रचलित है? तो ये गोंड जनजाति में प्रचलित है कि ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में शादी हो जाती है। ठीक है ना। आगे बढ़िए। तो गोंड जनजाति में मामा और बुआ के लड़कों के बीच में विवाह होता है जिसे हम दूध लौटावा विवाह कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है भाई, दूध लौटावा विवाह कौन सी जनजाति में होता है? तो गोंड जनजाति में होता है। ठीक है, इसे दूध लौटावा प्रथा कहा जाता है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, कोल जनजाति। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक निवास करती है? तो कोल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? सीधे अपन आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर है पूर्वी भाग में, यानी कि रीवा और सीधी वाली जो भाग है वहाँ पर कोल जनजाति मिलती है। देखो, तो कोल जनजाति मुख्य रूप से रीवा, सीधी, सतना और शहडोल जैसे पूर्वी जिलों में निवास करती है। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, नंबर 30 देखते हैं। देखिए 30 नंबर का प्रश्न क्या है? तो 30 नंबर का प्रश्न है, धनुष और तीर को अपनी पहचान मानने वाली भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो भील है। ठीक है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया भाई। देखो, इसको थोड़ा हम क्लियर करके आपको अगली वीडियो में बता देंगे। तो कभी कभी क्या है, ईएसबी कभी भील को बड़ी जनजाति मानता है, कभी गोंड को बड़ी जनजाति मानता है ना। तो इसको हम क्लियर करके कल वाले एग्जाम एनालिसिस में आपको बता देंगे। तो देखो, यही दो प्रश्न थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहते हैं और हमेशा ये कन्फ्यूज करते हैं सबको। ठीक है, तो सबसे बड़ी जनजाति यहाँ पर भील को माना गया है। अलग अलग जो एग्जाम है उसमें अलग अलग मानते हैं ये। देखो, तो भील जनजाति जिसकी उत्पत्ति भील या फिर धनुष जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और पूरे भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की बड़ी तो है ही है, यहाँ पर पूरे भारत की भी सबसे बड़ी ये लोग मानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, पूरे भारत की जो बड़ी जनजाति है वो गोंड है। ठीक है ना। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है, ऐसा ईएसबी ने पहले भी माना है। एमपीपीएससी इसको मानती है। तो देखो, अपन एग्जाम दे रहे हैं ईएसबी का, तो अपन को ईएसबी का ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए, जिससे कि आगे की सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और टाइम पे आपको एग्जाम एनालिसिस भी मिलता रहे। जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं वो मोबाइल पर जो नंबर आपको दिया है उस पर मैसेज करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी पर आपको मैसेज करना है। आपको फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा, फ़ोन पे पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के एग्जाम एनालिसिस में। इस वीडियो को शेयर कर देना है, हर जगह लाइक कर देना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।